गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 76। डेट है 31 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट भी बेटा आपकी इतिहास की बुक के चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। हमारी पिछली वर्कशीट भी इसी चैप्टर से चल रही थी। जैसा कि बेटा आपने वर्कशीट 74 और वर्कशीट 75 में आपने असहयोग आंदोलन में शहरी क्षेत्रों में किस प्रकार से भागीदारी रही थी और किस प्रकार से उन्होंने इस आंदोलन को लिया, ऐसे ही हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने असहयोग आंदोलन का क्या मतलब निकाला और उन्होंने किस प्रकार से इसमें भागीदारी ली, इस बारे में हमने पढ़ा था। आज की वर्कशीट में बेटा हम असहयोग आंदोलन के बागान मजदूरों की भागीदारी के बारे में पढ़ेंगे कि बागान के मजदूरों ने किस प्रकार से इसको समझा और किस प्रकार से इसमें भागीदारी की, तथा असहयोग आंदोलन के बाद हुए प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा बागानों में स्वराज। तो बागानों में स्वराज का मतलब कि जो बागान थे, बागानों में जो मजदूर कार्य करते थे, उन्होंने स्वराज का क्या मतलब निकाला और उन्होंने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार से भागीदारी निभाई। महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। बेटा हमने इसमें जाना कि चाहे वो शहरी मध्यम वर्गीय लोग हों, चाहे वो ग्रामीण के किसान लोग हों या ये बागान के मजदूर लोग हों, तो सब ने अपनी अपनी समझ से स्वराज का अर्थ निकाला। मतलब जो उनको दिक्कतें हो रही थी, जो परेशानी उनको हो रही थी, उनसे छुटकारे को ही उन्होंने अपना स्वराज माना। तो ऐसे ही बेटा जो बागान के मजदूर थे असम के, उन्होंने भी स्वराज का अपना अलग मतलब निकाला। असम के बागानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब था कि वह उन चार दीवारियों से तब जब चाहे आ जा सकते हैं, मतलब कि जिसमें उनको बंद करके रखा गया था। जो बागानी मजदूर थे वह बागान की चार दीवारी के अंदर ही उनको रहना होता था और उसी में काम करना होता था, उनसे बाहर निकलने का उनको मनाही थी। तो उन्होंने आज़ादी का मतलब निकाला कि अगर हम आज़ाद हो जाएंगे, स्वराज आ जाएगा, तो मतलब हम जब चाहे अंदर आ सकते हैं, जब चाहे बाहर जा सकते हैं। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वह अपने गांवों से संपर्क रख पाएंगे, मतलब कि वह अपने गांव भी जा पाएंगे। ऐसा क्यों हुआ बेटा कि वह अब चार दीवार में बंद थे, वह अपने गांव नहीं जा पा रहे थे? तो इसका बेटा एक कारण था। वो कारण क्या था? 1859 का इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ये बेटा जिसको जो आपने अभी ऊपर जाना कि मजदूर चार दीवारी में बंद क्यों थे, वह उस बागान से बाहर क्यों नहीं निकल सकते थे, वह गांवों में क्यों नहीं जा सकते थे। तो इसका ये था बेटा कि जब उनको काम पर रखा गया तो एक एक्ट बनाया गया था 1859 में, जिसको बोला गया इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। तो इसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त के बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। तो मतलब जब मजदूर काम करने आते थे बागान में, तो उनसे इस एक्ट के तहत एक साइन कराए जाते थे और उसके बाद उनको मजदूरों को उस चार दीवारी से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। तो इस वजह से वह चाहते थे स्वराज का मतलब उन चार दीवारी से आज़ाद होना, बंद होना, अपने गांव तक जाना। ये उन्होंने अपना स्वराज का मतलब निकाला। तो जब असहयोग आंदोलन फैला, जो उन्हें पता लगा, तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में मजदूरों ने इस प्रकार से भागीदारी अब निभाई। हजारों मजदूरों ने अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, मतलब जो अधिकारी उनसे काम कहने लगे वो उसको मना करने लगे और उन्होंने बागान छोड़ दिया और वह सब बागान छोड़कर भाग निकले और अपने घर के ओर चल दिए। उनको लगा कि अब गांधी राज आ गया है, तो इसलिए अब हर किसी को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। इस प्रकार से वह ये सोचकर कि गांव में ज़मीन मिलेगी तो हम यहाँ काम क्यों करेंगे, अपनी ज़मीन पे काम करेंगे, ये छोड़कर वो बागान
से मजदूर भाग निकले और अपने घर की ओर चल दिए। लेकिन बड़ा दिक्कत क्या हुई, वह अपनी मंजिल मतलब अपने गांव तक नहीं पहुंच पाए। क्यों नहीं पहुंच पाए? क्योंकि जिस दिन वो बागान छोड़कर भागे थे उस दिन रेलवे और स्टीमरों के लोगों ने भी हड़ताल कर रखी थी और उनके कारण रास्ते में फंसे रह गए। और जब वो रास्ते में फंसे रह गए तो जब उनको पुलिस को पता लगा कि वो बागान छोड़कर भाग रहे हैं मजदूर, तो उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई की गई और उनको वापस बागान भेज दिया गया। तो ये तो बेटा बागान मजदूर का स्वराज था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं बेटा असहयोग आंदोलन की घटना के बाद की घटना क्या घटी और साइमन कमीशन के बारे में हम जानेंगे। सविनय अवज्ञा की ओर गांधी जी का अगला आंदोलन ये था, पर ये हुआ क्योंकि फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक घटना हुई। तो बेटा ये हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन चल रहा था और आपको पता है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का मतलब बोला था कि सहयोग नहीं करना है, आपको सत्याग्रह करना है, अहिंसक रहना है, हिंसा नहीं करनी है। पर 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चौरी चौरा जो जगह थी, एक जगह है उत्तर प्रदेश गोरखपुर में, वहाँ पर एक हिंसक घटना हो जाती है और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया होता है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे और वे प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। उनको लगता था कि परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना महत्वपूर्ण था। तो गांधी जी ने भी असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और जो प्रांतीय परिषद में जो लोग चुनाव लड़ते थे वो कहते थे कि इस तरह से आंदोलन करने से सरकार ब्रिटिश सरकार नहीं सुन रही है, इससे अच्छा तो है कि इलेक्शन में हिस्सा लो और सरकार को नीतियों का वहाँ विरोध करो। CR दास, मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के भीतर ही एक अलग पार्टी का गठन किया जिसका नाम था स्वराज पार्टी। मोतीलाल नेहरू को पता होगा बेटा जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे और CR दास दोनों ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम रखा स्वराज पार्टी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। तो ये तो हुआ बेटा कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया, ये भी बता दिया गया, और स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की ये भी हो गया। अब आता है बेटा एक हमारा साइमन कमीशन। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। साइमन कमीशन क्या था? तो बेटा राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। भाई जब उनको लगा कि ये आंदोलन फैल रहा है तो उन्होंने आंदोलन को ध्यान में रखते हुए बोला चलो ठीक है हम एक आयोग का गठन करते हैं, वो देखेगा किस तरह से कार्य हो सकता है। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था मतलब जो आप देख रहे हैं ना, आपका संविधान जो बना हुआ है उसको की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे कि किस प्रकार से यहाँ पर संविधान की स्थापना हो, कार्य किस प्रकार से हो। इस बारे में उन्होंने साइमन कमीशन को बुलाया गया था। लेकिन समस्या यह थी कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। मतलब जो ये आयोग बना इसमें सारे के सारे सदस्य अंग्रेज थे। तो भारत के लोगों ने बोला कि भाई आप जो कानून बनाने जा रहे हैं, जो संविधान बनाने जा रहे हैं वो भारत के लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं, और जब उसके अंदर एक भी भारतीय नहीं होगा तो भारतीय के हितों के बारे में कैसे बात करेंगे। तो इसका उन लोगों ने, भारतीय लोगों ने विरोध किया क्योंकि इसमें सारे अंग्रेज थे। तो 1928 में जब कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारों के साथ किया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग और अन्य सभी पार्टियों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और इस विरोध को शांत करने के लिए फिर वायसराय उस वक्त जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने बेटा अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का गोलमाल सा ऐलान कर दिया।
क्योंकि उनको शांत करना था विद्रोह, तो विद्रोह शांत करने के लिए इन्होंने साइमन कमीशन बुलाया, पर साइमन कमीशन से और ज़्यादा दिक्कत हो गई। तो लॉर्ड इरविन को लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा, तो फिर उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स का एक ऐलान कर दिया। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा नहीं बताई, उन्होंने सिर्फ कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित की जाएगी। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस में लाहौर अधिवेशन हुआ। ये बेटा ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो बेटा ये इसका कारण ये है कि दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसका जो लाहौर में हुआ था, इसको बोला गया लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया कि भाई अब हम बात आज़ादी की, हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे कि हमारा देश, हमारा संविधान, सब कुछ हम ही लागू करेंगे और अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना होगा, ये तय किया गया। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बोला कि 26 जनवरी जो था वो इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे कि अब भारत हम, और अंग्रेज़ों को कांग्रेस ने बोल दिया कि भाई हम आज़ाद हैं, हम स्वतंत्र हैं। और इसी को याद करते हुए उन्होंने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगे। और उस दिन पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ ली गई कि अब जो संघर्ष होगा वो केवल पूर्ण स्वराज के लिए ही होगा। तो ये भी था कि जब भारत तो बेटा आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, पर उन्होंने कहा कि जब हम 26 जनवरी 1930 को, जो बहुत महत्वपूर्ण दिन था भारतीय इतिहास में, तो इसको भी याद रखने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ, तो इसको बेटा फिर 26 जनवरी को 1950 को लागू किया। यही कारण था इसको 26 जनवरी को लागू करने का। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। इसमें बेटा आपको 2 आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आइए इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेटा पहला जो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर मजदूरों की भागीदारी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो बेटा आपको सिंपल सा बताना है कि जो असहयोग आंदोलन हुआ उसमें बागानी मजदूरों ने जो किस प्रकार से भागीदारी निभाई। तो बेटा इसके अंदर आपको बताना है कि सबसे पहले तो उन्होंने अधिकारियों की अवहेलना शुरू कर दी, उसके बाद उन्होंने बागानों में काम करना बंद किया और बागान छोड़कर वो अपने घर की ओर चल दिए। उन्हें लगा अब गांधी राज आ गया है तो हर किसी को गाँवों में ज़मीन मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, साइमन कमीशन पर एक नोट लिखिए। तो ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके बारे में सुझाव देने थे। लेकिन समस्या यह हुई कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य जो थे अंग्रेज थे। तो भारत के जो लोग थे उन्होंने लगा कि जब सारा हितों की बात भारत की होनी है तो इसमें कम से कम भारतीयों को रखा जाए। इसके लिए उन्होंने 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ किया गया और इसके अंदर सभी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सभी ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। तो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट, इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।